स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। और सबसे पहले इसमें क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स होती क्या है। फ्रिक्शन भी बोल देते हैं उसे, फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल देते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हम बोल देते हैं। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, कोई अगर हमारे पास सरफेस है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और मान लो हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है, इस डायरेक्शन से इस साइड फोर्स अप्लाई की है, तो ये क्या हो गया, फोर्स, कौन सी, अप्लाइड फोर्स। मतलब जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो किधर है, इस साइड, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब जो नीचे वाला सरफेस है, हम उस पे ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है इस पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये वाला सरफेस जो है एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट साइड में फोर्स जो है अप्लाई होती है अनदर सरफेस के द्वारा, तो वो वाली फोर्स कौन सी होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, फ्रिक्शन इज एन ओपोजिंग फोर्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड है और ओपोज कर रहा है वो ओपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन इज एन ओपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स और टेंड टू मूव ओवर अनदर बॉडी या ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। और ये फोर्स कहाँ पे लगती है, टेंजेंशियली अलोंग द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। टेंजेंशियली मतलब टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंशियली अलोंग द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। और सेम अगर यही ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उस पे हम फोर्स जो है इस साइड को अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कौन सी साइड होएगी, इसी साइड में होएगी। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस साइड होएगी, इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एक ओपोजिंग फोर्स है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूव करता है। क्लियर। नाउ इसका जो है ओरिजिन क्या है फ्रिक्शन का। अब दो तरह के व्यू है, एक है ओल्ड व्यू और एक है मॉडर्न व्यू। ओल्ड व्यू कौन सा है, ओल्ड व्यू था कि अगर एक सरफेस है हमारे पास और दूसरा सरफेस उस पे मूव कर रहा है, मान लो एक सरफेस है, ठीक है, ये है सरफेस जो जिस पे कोई दूसरी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उसमें क्या है, अगर उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो उसमें इरेगुलरिटीज़ है, मतलब वो सरफेस बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, चाहे वो कितना भी स्मूथ बाहर से दिख रहा हो, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो वो इरेगुलरिटीज़ है उसमें। उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट उस पर मूव करेगा। क्लियर। ये मूव करेगा तो जब इसे भी हम देखेंगे, इसमें भी इरेगुलरिटीज़ होंगी। तो क्या होएगा, जब एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर हम मूव करवाएंगे तो ये इरेगुलरिटीज़ है जो इंटरलॉक हो जाएंगी इसमें, ठीक है, ये वाली इसमें इंटरलॉकिंग हो जाएगी। इंटरलॉकिंग होएगी तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो लॉक है वो क्या होएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इंटरलॉकिंग क्या होएगी, ब्रेक होएगी, और जब वो ब्रेक होएगी तब जो एक सरफेस है वो दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करेगा। ये था ओल्ड व्यू। अब ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग क्या था, कहते कि जितना ज़्यादा एरिया होएगा कॉन्टैक्ट का बिटवीन टू सरफेसेस, उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन होएगी। ये ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग है। दिस इज ओल्ड व्यू ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ओल्ड कंसेप्ट था इरेगुलरिटीज़ वाला, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि इरेगुलरिटीज़ है, जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर मूव करेगी तो क्या होएगी, वो जो इंटरलॉकिंग है वो ब्रेक होएगी, तब जो है वो दूसरे जो है सरफेस पे मूव करेगा। अब लिमिटेशंस थी इसकी कुछ, इसके अकॉर्डिंग था कि जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होएगा दो सरफेसेस के बीच, उतनी ही ज़्यादा क्या होएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होएगी। लेकिन ऐसा नहीं था।
जो एक्चुअली है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है बिटवीन टू सरफेसेस वो हमेशा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करती, चाहे वो कम एरिया हो चाहे वो हो ज़्यादा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या था कि डिपेंड करती है एरिया पे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये पहली लिमिटेशन होगी। उसके बाद सेकंड जो लिमिटेशन थी कि जब दो सरफेसेस जो है कांटेक्ट में आते हैं तो उनको क्या है, और वो एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होएगी वो क्या होएगी, फिर ऑलमोस्ट वैनिश होएगी। वैनिश मतलब जीरो होएगी अगर एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस है। लेकिन जो एक्चुअल में है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इंक्रीज होती है जब सरफेसेस आर एक्स्ट्रा स्मूथ। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि ऐसे ही हम अगर उसके बाद मॉडर्न व्यू देखें, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग क्या था, ऐसे ही इरेगुलरिटीज होंगी। लेकिन वो इरेगुलरिटीज को उन्होंने इरेगुलरिटीज का नाम नहीं दिया, उन्होंने क्या कहा है कि जो फ्रिक्शन है दैट इज ड्यू टू एटॉमिक एंड मोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, मॉडर्न व्यू क्या है, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग अगर दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो इनके बीच क्या होएंगी, मोलिक्यूलर एंड एटॉमिक फोर्सेस होएंगी, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस होएंगी बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेसेस। जब एक सरफेस को हमने दूसरे सरफेस पे रखा तो इनके मोलिक्यूल्स ने क्या करना है, एक दूसरे के साथ इंट्रामोलिक्यूलर जो फोर्स है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वो बना लेनी है। ठीक है, तो क्या होना है, जो हम्स है वो मोलिक्यूल के प्रेस होंगे अगेंस्ट ईच अदर और उन्होंने क्या हो जाना है, इंटरलॉक हो जाना है। ठीक है, इंटरलॉक हो गए तो उनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है, कौन सी फोर्स होएगी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। जैसे ही इसके ऊपर रखेंगे तो वो लॉक हो जाने हैं। ठीक है, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेसेस विल इंक्रीज। ठीक है, फिर जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरी साइड हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो बॉन्ड बने हैं इसके पार्टिकल्स और इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी बॉन्ड्स बने हैं वो बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे और जो बॉडी है वो दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इसका जो है इसके पॉइंट्स थे कि मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। जितना मर्जी एरिया हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उस पर डिपेंड नहीं करती है कि अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स, अगर कम एरिया है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है एरिया के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। सेकेंड है कि जब सरफेसिस जो है एक्स्ट्रा स्मूथ है तो डिस्टेंस बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट विल डिक्रीज। जब ये दोनों सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ है तो जो मोलिक्यूल्स है, जो दोनों सरफेसेस के मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से जो एडहेसिव फोर्स है, एडहेसिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। सो एडहेसिव प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा उसकी वजह से और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये था मॉडर्न व्यू। तो क्या डिफरेंस है, इसमें थी इरेगुलरिटीज, जब एक सरफेस दूसरे के ऊपर मूव कर रहा था तो जो है इंटरलॉकिंग जो उनके बीच में हुई है, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रखा तो इरेगुलरिटीज जो इंटरलॉकिंग है वो ब्रेक होएगी और जो है बॉडी मूव करेगी दूसरे सरफेस पे। और ये कहते हैं कि डिपेंड करती है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, कम है या ज़्यादा। लेकिन मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या था कि जब एक जो है बॉडी को दूसरी बॉडी पे रखते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बन जाती है और जब एक सरफेस को हम मूव करते हैं तो वो जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है एरिया पे, कि एरिया कम है या ज़्यादा है सरफेस का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन।
टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में एक है एक्सटर्नल फ्रिक्शन, एक है इंटरनल फ्रिक्शन. सेकेंड इज इंटरनल फ्रिक्शन. अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन कौन सी है? जो दो बॉडीज के बीच में आती है, जब एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करेगी फर्स्ट, ठीक है. फिर जो सेकंड है ये इधर, तो ये बॉडी इधर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, दोनों बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स है. और इस साइड क्या होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इस साइड क्या होगी? अप्लाइड फोर्स. तो ये वाली फोर्स कौन सी फ्रिक्शन होगी? एक्सटर्नल फ्रिक्शन. उसके बाद है इंटरनल फ्रिक्शन. इंटरनल फ्रिक्शन होती है जैसे लिक्विड है, लिक्विड का हुई, लिक्विड में अलग अलग लेयर्स होती है, ठीक है. अलग अलग लेयर्स में जो है हर एक जो है एवरी 2 लेयर्स के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, दैट इज इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो उस जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या बोल देते हैं? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. तो ये आगे वाले चैप्टर्स में आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले केस में. तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन ये है जब एक बॉडी कॉन्टैक्ट से है ना है दूसरे सरफेस के साथ, तो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, तो जो दूसरा सरफेस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. वो होगी एक्सटर्नल फ्रिक्शन. इंटरनल है किसी लिक्विड के अंदर जितनी भी लेयर्स हैं, हर 2 लेयर में आपस में एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है, तो वो होगी इंटरनल फ्रिक्शन. और उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. अब हम यहाँ पे इस चैप्टर में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फ्रिक्शन की, क्योंकि ये होएगा चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले में. एक्सटर्नल फ्रिक्शन. अब हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन की. नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन? टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन. कौन सी टाइप है? सबसे पहले है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड है काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद थर्ड है लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर इसे बोल देते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. उसके बाद फोर्थ है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन. देन फिफ्थ इज रोलिंग फ्रिक्शन. अब स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी होती है? एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लो एक बहुत ही ज़्यादा हैवी वुडन ब्लॉक है, तो एक जो है पर्सन, ये किसी ग्राउंड फ्लोर पे है, तो हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जो मान लो फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है, तो मतलब बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड होएगी. लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन है कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो बॉडी है वो मूव नहीं कर रही, ठीक है. बॉडी जो है मूव नहीं कर रही, तो मतलब यहाँ पे एक जो सरफेस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. बॉडी हम फोर्स अप्लाई कर ही जाएंगे, लेकिन जो बॉडी है वो एक्चुअल में मूव नहीं करेगी, ठीक है. दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स होती है वो जो है कम होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से. यहाँ पे मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होएगी वो ज़्यादा होएगी. तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इट इज force of friction that exactly counterbalance the applied force during stationary state of a body. क्लियर. काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सी है? काइनेटिक फ्रिक्शन है कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, तो जो बॉडी है वो मूव कर जाएगी, इस डायरेक्शन में जो है मूव कर जाएगी, और जो सरफेस है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है. ये बॉडी एक्चुअल में मूव कर जाएगी. इट मीन अगर बॉडी हिल गई अपनी जगह से, क्या है, जो फोर्स है वो ग्रेटर है काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से. यहाँ पे तो बैलेंस ही हो रहा है एक तरह, तो मतलब बॉडी हिल ही नहीं रही.
उसके बाद है लिमिटिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो इन दोनों के बीच की स्टेज है। पहले हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे, बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, लेकिन यहाँ पे हमने जो है बॉडी पे फोर्स अप्लाई की और जो बॉडी है वो मूव करना स्टार्ट करेगी। तो जिस पॉइंट पे बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, बॉडी थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट की, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जिस पॉइंट पे आके, जिस फोर्स पे आके बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, उस फोर्स को बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सी होती है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जैसे कि ये, ठीक है, इस साइड मूव कर रही है या फिर इस साइड मूव कर रही है, वो डिपेंड करता है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इस साइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इस साइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, व्हेन स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। उसके बाद है रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसमें सबसे कम वैल्यू किस फ्रिक्शन की होएगी, रोलिंग फ्रिक्शन की, और सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सी है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर हम लिखें कि सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सी है, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद कौन सी है, काइनेटिक फ्रिक्शन। देन काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और फिर है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है और इसमें हम बॉडी को इजीली मूव कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होएगी उतनी जो है मुश्किल से बॉडी मूव करेगी, और जितनी कम फ्रिक्शन होएगी तो उतनी बॉडी जो है इजीली मूव कर जाएगी। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन और सबसे कम जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहला लॉ तो वही होएगा कि इसमें डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डायरेक्शन इन विच बॉडी मूव और टेंड्स टू मूव। मतलब पहला लॉ हो गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, किससे, अप्लाइड फोर्स से, ठीक है। सेकेंड जो लॉ है, सेकेंड लॉ है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन जो दो सरफेस के बीच में है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सरफेसेस, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब कि उनकी जो है दैट इज रफनेस और स्मूथनेस, रफनेस और स्मूथनेस। जितनी ज़्यादा बॉडी स्मूथ होएगी उतनी फ्रिक्शन क्या होएगी, कम होएगी, और जितनी बॉडी रफ होएगी उतनी फ्रिक्शन क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। मतलब बॉडी इजीली मूव नहीं करेगी, स्मूथनेस में इजीली मूव कर जाएगी, तो फ्रिक्शन जो है वो कम होएगी। थर्ड जो है, थर्ड वाले केस में कि जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ये हमने पहले ही बात की थी कि किस पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फोर्थ पॉइंट कौन सा है, फोर्थ पॉइंट में है कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। मतलब दो बॉडीज है, टेंजेंशियली जो है वो एक्ट करेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जहाँ पे दोनों बॉडीज जो है कॉन्टैक्ट में आती हैं, ठीक है। फिफ्थ जो है, फिफ्थ में है कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मान लो ये है कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। और इसके बाद हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं और साथ में म्यू लगा देते हैं, आर हो जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के आ गया इक्वल और म्यू। नाउ व्हाट इज म्यू, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 लॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, cause of rolling friction। इस केस में क्या है, इसमें अगर हम बात करें रोलिंग फ्रिक्शन, एक हमने व्हील ले लिया, ठीक है, व्हील इज मूविंग ऑन अ रोड। अब इसमें क्या है कि जो व्हील है उसका सिर्फ एक स्मॉल एरिया जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट के साथ है सरफेस के साथ, तो वो वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जितना ज़्यादा एरिया होता है प्रेशर उतना कम होता है। अब यहाँ पे एरिया कम है कॉन्टैक्ट में, तो प्रेशर क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा लगेगा, और वहाँ पे क्या है जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, ये डिप्रेशन है, और जो साथ में है वो क्या है, वहाँ पे एक बम्प क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे जब जो बॉडी है, जो व्हील है वो मूव करेगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 एडहेसिव फोर्सेस जो है वो अप्लाई होएंगी। इस डायरेक्शन में क्या होएंगी, एडहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस। और ये जो बम्प क्रिएट हुआ है, अब यहाँ पे जो है ये डिप्रेस्ड है, तो जो व्हील है वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जो फोर्स है इस डायरेक्शन में अप्लाई होएगी, और वो कॉन्टिन्यूसली क्या है, बम्प को कवर करेगा, और अगेन अगले पॉइंट पे एक डिप्रेशन और आ जाएगा, और नेक्स्ट पॉइंट पे एक बम्प क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह उसे हेल्प मिलती है यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन को जो है कम करने के लिए। अब उसके बाद अगर जो टायर्स है वो फुली इन्फ्लेटेड है, फुली इन्फ्लेटेड है, तो क्या होएगा, जो बम्प है वो कम क्रिएट होएगा, और जो एडहेसिव फोर्स है वो कम होएगी। उसकी वजह से जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और वो जो है व्हीकल है वो इजीली मूव कर सकता है ऑन रोड।